discuss the one and very important topic of research and the name is sampling. बेटा आज हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर रिसर्च एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सुनते रहें, ठीक है बेटा। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज आंसर सैम्पलिंग। एंड द सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो सैम्पलिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल। कहां से बेटा? फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो आप ये जो सैंपल ले रहे हो बेटा वो कहां से लेते हैं? हम लेते हैं पॉपुलेशन में से। तो सैंपलिंग क्या हो गई? सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज एन एंटायर एग्रीगेटेड ऑफ केसेस। जो टोटल एग्रीगेट केस होते हैं जिनको पॉपुलेशन कहा जाता है, उसमें से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन को निकालना ही, अलग करना ही क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपको बताऊं मेरे चैप्टर का नाम क्या है, तो बेटा माय चैप्टर नेम इज सैंपलिंग। और सैंपलिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं एक बार ध्यान से। It is a process of selecting a portion of population। पॉपुलेशन का एक पोर्शन को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है बेटा उसे कहते हैं सैंपलिंग। क्लियर है? अब आपने कहा सर पॉपुलेशन क्या हो गया मेरे हिसाब से, तो पॉपुलेशन क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, मैं एक थीसिस करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि नॉलेज देखना है उन माओं का जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक बार मैं लिख देता हूं एग्जांपल, आपको पॉपुलेशन समझ में आ जाएगा। तो बेटा एग्जांपल क्या है पॉपुलेशन का? कि स्टडी टू असेस द नॉलेज regarding regarding breastfeed breastfeeding among mother of under 5 year old under 5 years old children। यानी कि आप एक रिसर्च करना चाहते हो, नॉलेज चेक करना चाहते हो उन माओं की जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं। किसके बारे में चेक करना है बेटा? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चेक करना है। तो मेरी पहली बात ये समझ में आई कि मुझे वही माएँ लेनी है जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं। अब मैं ये स्टडी करने के लिए किसी गांव में गया, तो गांव में तो बहुत सारी माएँ हैं, तो वो क्या मेरी सारी माएँ ऑल द मदर कैन बिकम माई पॉपुलेशन? नो, दे आर नॉट माई पॉपुलेशन अंटिल दे हैव द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक। जब तक उनके पास प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, और प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? दे हैव द चाइल्ड विद एज लेस देन 5 ईयर। उनके पास ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनकी उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए। तो मेरी पॉपुलेशन बनने के लिए कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से वो मेरी पॉपुलेशन माना जाएगा, उन क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इंक्लूजन क्राइटेरिया कहा जाता है। समझ में आया बच्चे? तो आपने कहा चलो ये भी लिख लेते हैं, क्या कहना चाहते हो? द क्राइटेरिया दैट स्पेसिफाई पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। द criteria that specify population characteristic are the, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नॉन एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और या इन्हें कहा जाता है बेटा इंक्लूजन क्राइटेरिया। क्या कहा जाता है? इंक्लूजन क्राइटेरिया। क्या इतना आपको समझ में आया? तो आपने कहा ठीक है, वो क्राइटेरिया जो स्पेसिफाई करते हैं मेरी पॉपुलेशन में ऐड होने के लिए, नहीं होने के लिए, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखना, ये पॉइंट बेटा आप स्टार बना के अभी लिख लो, काम आएगा बुरे वक्त में, यानी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये पूछेगा कि सर ये बताइए आप जो है वो सैंपलिंग कौन सी पॉपुलेशन में से करते हैं? पॉपुलेशन में से करते हो, टारगेट पॉपुलेशन में से करते हो, या असेसेबल पॉपुलेशन में से करते हो? तो याद रखना बेटा, सैंपलिंग ऑलवेज फ्रॉम असेसेबल पॉपुलेशन। हमेशा बेटा जो सैंपलिंग है वो कौन सी पॉपुलेशन में से की जाएगी? हमेशा असेसेबल पॉपुलेशन में से की जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ना टारगेट में से करूंगा ना प्लेन में से करूंगा, आई विल गो विद द सैंपलिंग फ्रॉम द असेसेबल पॉपुलेशन। तो आपने कहा एक बार जरा समझाओ ये कैसे कर रहे हैं आप असेसेबल पॉपुलेशन से, ठीक है बेटा। तो असेसेबल में से कैसे करेंगे, एक बार इस डायग्राम को देखिए, क्लियर। तो आपको जो सबसे आउटर एरिया दिख रहा है बेटा वो है पॉपुलेशन, उस गांव की पॉपुलेशन जो उस गांव में जितनी माए हैं, वो माए नहीं जिनके बच्चे 5 साल छोटे हैं, सारी माए, क्या जिनके बच्चे 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो सारी क्या कहलाएंगी? पॉपुलेशन। क्लियर है?
आपने कहा फिर उनमें से वो माएं जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, दैट आर द टारगेट पॉपुलेशन। तो आपने कहा मेरे एग्जांपल के हिसाब से ये टारगेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ऑल मदर, जितनी माएं हैं। टारगेट का मतलब मदर ऑफ अंडर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये कौन सी हो गई? टारगेट यानी डिटरमाइंड बाय द सैंपलिंग क्राइटेरिया। मेरा क्या क्राइटेरिया था? मेरा क्राइटेरिया ये था कि वो माएं जिनके बच्चे 5 साल से छोटे होने चाहिए। क्लियर है? असेसेबल पॉपुलेशन यानी आपने कहा कि सर मुझे ऐसी माएं मिल गई हैं जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ऐसी माएं मिल गई 500। पर मैंने जब उनसे बात करना चाहा कि कैन यू बिकम माय सैंपल, उन्होंने मना कर दिया कि हमें सैंपल नहीं बनना आपका, हमें आपकी स्टडी में शामिल नहीं होना है। तो आप उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते। टारगेट पॉपुलेशन माना कि टारगेट पॉपुलेशन वही है जिसके पास वो सारे कैरेक्टर हैं जो मुझे चाहिए, पर ये मेरा सैंपल बनने को तैयार नहीं है। मैंने देखा उनमें से सिर्फ कौन से अवेलेबल टू रिसर्चर, जो मेरे लिए अवेलेबल हैं, जो कहते हैं कि हमको बना लीजिए आप सैंपल, हम बनने को तैयार हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो मेरी स्टडी में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो और उसके पास वो सारे कैरेक्टर हो। तो बच्चे इन दैट कंडीशन, ये बात आप याद रखना कि ऐसी पॉपुलेशन को कहा जाता है एसेसिबल। माना 300 में से 200 माएं तैयार हो गई हैं मेरा सैंपल बनने के लिए, तो वो 200 माएं क्या कहलाएंगी? असेसिबल पॉपुलेशन। तो बेटा असेसिबल पॉपुलेशन में से आप क्या लेते हो? सैंपल लेते हो। और सैंपल होता है पोर्शन, एक पोर्शन होता है वन पर्टिकुलर ग्रुप का, एक सैंपल एक पोर्शन है उस पॉपुलेशन का। सपोज करो कि मैंने उस 200 में से मैंने कितने ले लिए? मैंने 60 सैंपल ले लिए, तो बेटा सैंपल साइज हो गया 60। और आपने कहा सैंपल ग्रुप को कहते हैं कि एक को कहते हैं? सैंपल ग्रुप को कहा जाता है, एक को तो बेटा सब्जेक्ट कहा जाता है। ये याद रखो। सबसे बाहर की तरफ कौन सा है बेटा? सबसे बाहर की तरफ है विच वन इज पॉपुलेशन। उसके बाद अंदर बेटा कौन सा है? टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन में से क्या बनी है? असेसेबल पॉपुलेशन। असेसेबल में से क्या बना है बेटा? सैंपल। और सैंपल सबसे सेंटर पे जो है बेटा ये है सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल इंसान। ऐसे सैंपलिंग की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन में से टारगेट लिया, टारगेट में से असेसेबल लिया, असेसेबल में से सैंपल लिया और सैंपल में सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने कहा ये तो बहुत इजी है। इजी नहीं है पर आपको समझ में आए कि सैंपलिंग की कैसे जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। एक्चुअल में मैं पूरी पॉपुलेशन को सैंपल नहीं बना सकता क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है, प्लस बेटा उसमें रिसोर्सेज काफी चाहिए होते हैं। तो बेटर ये है कि आप उस स्टडी को एक स्मॉल सैंपल पे कर लीजिए और उसके रिजल्ट को आप जर्नलाइज कर दीजिए। अब मैं उसके रिजल्ट को जर्नलाइज कर दूंगा तो मतलब ऐसा तो है नहीं है कि मैंने अगर सैंपल पर रिसर्च की तो इसका रिजल्ट खाली इन्हीं सैंपल पर अप्लाई होगा। इसका रिजल्ट दुनिया के हर व्यक्ति पर अप्लाई हो जाएगा अगर उसके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्राइटेरिया है तो। शर्त है कि सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। इन दैट कंडीशन अगर मैं सैंपल ले रहा हूं तो बेटा सैंपल में कहां से ले रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन से ले रहा हूं। क्योंकि मैं पॉपुलेशन को स्टडी में शामिल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं पूरी पॉपुलेशन को सैंपल नहीं बना सकता। तो आपने इसमें से क्या किया? सर मैंने इस पॉपुलेशन में से क्या कर दिया? सैंपलिंग कर दिया। और फिर मैंने बेटा क्या छांट लिए? सैंपल। माना सैंपल पर मैंने स्टडी की और उसका क्या आया? कुछ रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को आप इस पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो। उस रिजल्ट को आप इस पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और दुनिया की सारी रिसर्च ऐसी होती है कि सैंपल के रिजल्ट को जनरलाइज किया जाता है, यानी सैंपल का जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट सैंपल का आया है बेटा उसे क्या किया जाता है? उसको जर्नलाइज किया जाता है और जर्नलाइज करके उसे किस पर अप्लाई किया जाता है? पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जाता है। तो यही तो आपको समझाना है कि पॉपुलेशन में से सैंपलिंग किया, सैंपलिंग से सैंपल बना, सैंपल पे स्टडी किया, इसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को अप्लाई किया पॉपुलेशन पर। यही तो सैंपलिंग का काम है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, इसके बाद अब बात करते हैं बेटा सैंपल क्या होता है, सैंपल साइज किस पे डिपेंड करता है, अच्छा सैंपल क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो नाउ वी स्टार्ट द व्हिच वन इज सैंपल। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सैंपल क्या होता है तो सैंपल बताइए। सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मैंने पहले ही कहा था एक व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। सैंपल का मतलब ग्रुप होता है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चूजन फ्रॉम द असेसिबल पॉपुलेशन। जिसको पॉपुलेशन में चुना गया है उसको बेटा सैंपल कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। क्लियर है? तो आपने कहा इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चूजन फ्रॉम पॉपुलेशन। जिनको किसमें से चुना गया है? पॉपुलेशन में से चुना गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब बात है कि सैंपल साइज किस पे डिपेंड करता है? तो बेटा सैंपल साइज डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर एंड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पर, और भी बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है। तो आपने कहा ये लाइन में लिख दीजिए बेटा जरा ध्यान से, मेनली सैंपल साइज
depends on type of research, and need of accuracy, इस पर डिपेंड करता है। क्या क्या बेटा, आपने कहा दो चीजें बताई सर, कौन कौन सी? एक तो बताइए टाइप ऑफ रिसर्च बताया सर, एक बताया नीड ऑफ एक्यूरेसी। बिल्कुल, आपने कहा समझाना सर कैसे करता है, समझाता हूं, सुनो। पहला बेटा क्या बताया, टाइप ऑफ रिसर्च। आपने कहा समझाना सर, देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ा चुका हूं बेटा, और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बेटा, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, और बेटा इसमें होता है डिस्क्रिप्शन, नरेशन। आप ऐसे लीजिए, नरेशन। अब मुझे बताइए, अगर मैं बड़ा सैंपल साइज लेना चाहूं तो क्या मैं वहां बड़ा साइज ले सकता हूं सैंपल का, जहां मुझे हर बात को डिटेल में लिखना होता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बेटा मैं हर बात को नरेशन पूरा एज इट इज लिखता हूं, सुनने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सैंपल साइज छोटा लिया जाता है, ये बात आप जानना। तो आपने कहा ओके, इसका मतलब क्या है कि जब मुझे नरेशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहां पर बड़ा सैंपल साइज नहीं ले सकता, तो बेटा मुझे इसके लिए स्मॉल सैंपल साइज लेना पड़ता है। और अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो न्यूमेरिकल में तो कितने भी डाटा हो सकते हैं, लाखों, करोड़ों, हजारों, सैकड़ों, कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, मिलियन, कितने भी हो सकते हैं। तो बेटा इसमें सैंपल साइज कितना भी बड़ा आप ले सकते हो, इट्स योर, आपकी सुविधा के हिसाब से आप कितना बड़ा भी सैंपल साइज ले सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सैंपल साइज। क्लियर है? तो इसमें बेटा सैंपल साइज क्या होता है, इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर सैंपल साइज बड़ा लिया जा सकता है। तो आपको पता पड़ गया, इसका मतलब बेटा ये है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है कि सैंपल साइज छोटा लिया जाएगा और सैंपल साइज बड़ा लिया जाएगा। इसमें से भी बेटा क्वांटिटेटिव में भी दो होते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर भी दो होते हैं, एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंट। तो बेटा नॉन एक्सपेरिमेंट में सैंपल साइज बड़ा लेते हैं, ये भी याद रखना। नॉन एक्सपेरिमेंट में सैंपल साइज बड़ा होता है, और बेटा एक्सपेरिमेंट के अंदर सैंपल साइज छोटा होता है। कंपैरिजन, आपस में इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपेरिमेंट में स्मॉल साइज छोटा, यानी सैंपल साइज छोटा लिया जाता है, और नॉन एक्सपेरिमेंट में स्मॉल साइज बड़ा लिया जाता है। एक तो बेटा ये हो गया। आपने कहा और क्या बता, नीड ऑफ एक्यूरेसी। नीड ऑफ एक्यूरेसी मतलब अगर आप देखो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज मतलब मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। और आपने कहा स्मॉल सैंपल साइज, इसका मतलब है बेटा लेस एक्यूरेट रिजल्ट। तो आपको अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल साइज बड़ा लेना, और कम एक्यूरेसी से काम चल जाएगा तो सैंपल साइज छोटा भी ले सकते हो। तो लेस एक्यूरेट रिजल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कब आता है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कब आता है, जब सैंपल साइज बड़ा होता है, और जब सैंपल साइज छोटा होता है तो रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आता है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपने कहा ये लाइन आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा था कि लार्ज सैंपल साइज आर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मोर एक्यूरेट। क्लियर है? एक लाइन लिख लीजिए स्टार बना के, लार्ज sample size is more representative and more accurate। मोर एक्यूरेट तो मैंने आपको बता दिया, अब वर्ड आया बेटा मोर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं बड़ा सैंपल साइज लूंगा तो इसके चांस ज्यादा हैं कि मैं पूरे पॉपुलेशन में से हर कैटेगरी के व्यक्तियों को सम्मिलित कर पाऊंगा। आपने कहा मैं समझा नहीं, अगर सपोज करो मुझे कास्ट सिस्टम पर कोई रिसर्च करनी है, तो मैंने बेटा आपने कहा जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी, चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है बेटा, अगर मैं 3 ही सैंपल ले रहा हूं तो मैं 3 सैंपल में 4 कैटेगरी कैसे ले सकता हूं? तो कम से कम मेरे को 4 सैंपल तो चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का हर कैटेगरी इस सैंपल में शामिल हो, तो आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और पूरी पॉपुलेशन में चारों कैटेगरी के लोग हैं, और अगर आप ज्यादा बड़ा सैंपल लोगे तो इसके चांस ज्यादा हैं कि आपके सैंपल में चारों कैटेगरी के लोग आ जाएं। पर अगर आप सैंपल साइज छोटा लोगे तो इसके चांस कम हो जाएंगे कि आपके सैंपल में सारे कैटेगरी के लोग इंक्लूड हो जाएंगे।
तो जितना बड़ा सैंपल साइज होगा वो उतना ही बेटर रिप्रेजेंट करेगी अपनी पॉपुलेशन को। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है, मोर एक्यूरेट होता है कौन बेटा? लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल इज मोर एक्यूरेट एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। आपने कहा चलो ठीक है सर, ये बताओ व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। अच्छा सैंपल किसे कहा जाता है? तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। अच्छे सैंपल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में देखना है बेटा, ठीक है। तो अच्छे सैंपल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वन बाय वन समझा रहा हूं। सबसे पहले बता चुका हूं, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे ऐसा सैंपल चुनना। आपने कहा ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। होल का मतलब वो पॉपुलेशन जो आप लेना चाहते हो, वो है मतलब मेरा। रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब भीड़ से नहीं होता है। रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब उन ग्रुप से होता है जो मेरा सैंपल बनने लायक है। मैं बता रहा हूं वापस से आपको, ठीक है बेटा। तो एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, होल पॉपुलेशन का, ठीक है सर। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एरर। आप पक्षपात नहीं कर सकते। बायस रिसर्च, बायस सैंपलिंग मत करना कि आप अपने भतीजे को ले लो, भतीजे की बहू को ले लो, अपने चाचा के बेटे को ले लो, उन्हीं पे स्टडी कर लो। ऐसा मत करना। आप सबको बराबर मौका देना आपके सैंपल बनने का। अगर आप सबको बराबर मौका दोगे तो इसका मतलब आपकी सैंपलिंग में एरर नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। आपका सैंपल एरर से फ्री होना चाहिए। क्यों? ड्यू टू, जो एरर क्यों आ रही है? ड्यू टू बायस, जो पक्षपात करने की वजह से आ रही है। ऐसी एरर आपके सैंपल में दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप सबको बराबर मौका देना आपका सैंपल बनने का। क्लियर है? गुड। आपने कहा सैंपल में कभी नो सब्स्टिट्यूशन, कभी भी सैंपल में सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं किया जाता। आपने कहा मैं समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में क्या होता है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, अचानक एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई और प्लेयर फील्डिंग करने आ जाता है, और ऐसे ऐसे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। ये आपको सबको पता है। ऐसा ही अगर ऐसा होता है कि आपके सैंपलिंग कर रहे थे, एक सैंपलिंग अचानक एक सब्जेक्ट कहीं चला गया, उसकी जगह आपने दूसरे को ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सैंपल में ये बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि आपने प्री टेस्ट एक को व्यक्ति को दिया, उसके बाद आपने उसको पढ़ाया और उसको कहा 7 दिन बाद आपका पोस्ट टेस्ट होगा, 7 दिन बाद वो नहीं आया, उसकी जगह उसके बुआ का बेटा आ गया, बोला मुझे ले लो आप सैंपल में। अरे यहाँ कोई दावत थोड़ी हो रही है कि मुझे ले लो उसकी जगह मैं आ गया हूँ। अरे जिसको पढ़ाया है, जिसको समझाया है, जिसका प्री टेस्ट लिया है, पोस्ट टेस्ट भी उसी का लूंगा ना। तो मैं उसकी जगह किसी दूसरे को नहीं बैठा सकता हूं। ऐसे करके तो रिसर्च गलत हो जाएगी। तो जिस पे आपने पूरी रिसर्च की है, आप एंड तक उसी सैंपल के साथ रहोगे। सैंपल को बदलना पॉसिबल नहीं होता है। सैंपल की जगह कोई और आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो नो सब्स्टिट्यूशन फॉर द सैंपल। आपने कहा और बताइए, एप्रोप्रिएट साइज। सैंपल का साइज ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा होगा तो एक्यूरेसी नहीं होगी, और बहुत बड़ा होगा तो मैनेज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सैंपल का साइज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, नॉट लार्जर एंड नॉट स्मॉलर। बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो जो आपसे मैनेज ही ना हो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, और बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए जिससे कि एरर के चांस बढ़ जाए। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। आपने कहा ठीक है, नॉट इज सो मच लार्ज एंड नॉट सो मच स्मॉल। ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, साइज हमेशा अप्रोप्रिएट ही ठीक रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बड़ा भी बेकार है और बहुत छोटा भी बेकार है, दोनों में एरर आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये सारे कैरेक्टर किसके थे? अच्छे सैंपल के। आपने कहा सर ये बताओ, आप सैंपलिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर सकता ना, मैं इतने बड़े ग्रुप से कैसे करवाऊंगा डाटा कलेक्शन। तो आप किससे ले रहे हो? मैं सैंपल से ले रहा हूं। तो सैंपलिंग आपने की है, मैंने कहा मैंने पॉपुलेशन से सैंपल ले लिए हैं। तो कुछ फायदा है इसका? बिल्कुल फायदा है। मेरा टाइम बच रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं। मैं पूरे पॉपुलेशन से डील नहीं करनी पड़ रहा है मुझे, मैं छोटे ग्रुप से डील कर रहा हूं। तो कुछ फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं बेटा। उन्हीं फायदों का जिक्र करते हैं, एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के बेटा कौन कौन से फायदे होते हैं उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहला फायदा, वन बाई वन वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहला, इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल खर्चे कम हो जाते हैं। आपने कहा इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझा दीजिए, मैं बताता हूं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, आपने 100 क्या लिए, 100 का एक सैंपल लिया, 100 मेंबर का एक सैंपल बना दिया, और ये आपने लिया है 1000 पॉपुलेशन में से। 1000 की पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल साइज लिया है बेटा 100 का। क्लियर है?
आपने कहा था 100 का, आप 1000 का ले लो ना। देखो मेरी बात सुनो, एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट, सैंपल में 100 में से अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो इसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, आना और जाना, पूरा खर्चा मिलाकर बेटा ये बेटा बैठता है लगभग मान लो 200 रुपए का। एक सैंपल पे मेरे 200 रुपए खत्म होते हैं एक सब्जेक्ट पे। तो अगर मैं इस बेटा 100 पर कर रहा हूं तो बेटा मेरे कितने खर्च हो जाएंगे? अगर मैं 100 पर कर रहा हूं तो मेरे खर्च हो जाएंगे 20,000 रुपए। समझ में? तो 20,000 मेरा खर्च हो गया। अगर मैं ये करता बेटा किस पर, अगर मैं ये करता लार्ज पॉपुलेशन पर, तो बेटा फिर ये होते 2 लाख। और इतना बेटा मेरा बजट है नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैंने कम सैंपल साइज लेके मैंने रिसर्च की है और ये मेरे लिए बहुत फायदे में रहा है क्योंकि मेरे पैसे बच गए। इतना पैसा मेरे पास था भी नहीं करने के लिए। तो इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, आई होप समझ में आ गया। पैसे तो बचे ही बचे, टाइम और बचा। आपने टाइम कैसे बचा सर? अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 100 लोगों से डाटा कलेक्शन करने के लिए, 100 लोगों से डाटा कलेक्शन करने के लिए बेटा मुझे 10 दिन लगे हैं, तो बेटा अगर ये 1000 होते तो बेटा मेरे को 100 डेज लगते। इसमें 1000 सैंपल में, और 100 डेज मेरे पास है नहीं बेटा। अभी तो मुझे एनालिसिस भी करना है, इंटरप्रिटेशन भी करना है, रिजल्ट भी बनाना है, समरी भी देनी है, सबमिट भी करनी है मेरी थीसिस को। तो बहुत सारे काम है। तो आपने कहा टाइम भी बचा है क्योंकि मैंने सैंपल साइज छोटा लिया तो मेरा टाइम भी बच गया। तो पहला था इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, और बेटा सेकंड है इकोनॉमी इन टाइम। ये मेरा एडवांटेज नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है सर। ग्रेटर स्कोप, इसका क्या मतलब है सर? सैंपलिंग करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। सैंपलिंग करना एक्सपर्ट करते हैं सैंपलिंग, और वही डिसाइड करते हैं सैंपल साइज। तो जिनको स्टैटिक्स अच्छे से आती है, जिनको सैंपलिंग का साइज डिसाइड करना अच्छे से आता है, उनके लिए बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं अपॉइंट कर लेती है, गवर्नमेंट स्टडी कराती रहती है, और बेटा वो स्टडी के लिए हायर किए जाते हैं लोग। इसका मतलब स्कोप भी खूब सारा है। आपने कहा ठीक है सर, और बताइए क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंस, आप बिना जल्दबाजी करे, बिना परेशान हुए आप इसे इजीली कर सकते हो। 100 लोगों से डील करना बहुत आसान है कंपेयर टू 1000 लोगों से डील करना। बात समझ में आ रहा है? तो ये कन्वीनियंस होती है। कौन? सैंपलिंग। तो आपने कहा ओके, कन्वीनियंस होती है, बिल्कुल कन्वीनियंस होती है। तो सैंपलिंग बेटा कन्वीनियंस होती है, ये बात याद रखना। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आप खुद फील करके देख लो कि 1000 लोगों से डील करना, 100 लोगों से डील करना, किसमें ज्यादा कन्वीनियंट है। दैट इज द थिंग। आपने कहा और बताइए, और क्या एडवांटेज है सैंपलिंग होने के? सुइटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास टाइम कम है, पैसे कम है, मैन पावर कम है, तो बेटा बेटर है ना कि आप सैंपलिंग कर लीजिए। आप जब बड़े पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इतने पैसे नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑन द लार्ज सैंपल और लार्ज पॉपुलेशन? देन गो विद द सैंपलिंग एंड सेलेक्ट ए स्मॉल सैंपल साइज। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आपने कहा ठीक है, इट इज सुइटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज, इट इज सुइटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। कौन सुइटेबल होता है बेटा लिमिटेड में? आंसर है विच वन? सैंपलिंग। और सैंपलिंग का एक और बेटर है, एक और बेटा है बेटर रेपोर्ट, या बेटर रेपोर्ट। मतलब रेपोर्ट मतलब आप जानते हो, आईपीआर कहते हैं इसको, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप 100 लोगों से बात करो और आप 1000 लोगों से बात करो, ये बेटर है क्या 100 लोगों को ज्यादा टाइम दे पाओ, उनके बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाओगे। तो अगर मैं, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं किन लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगा? बड़े लोग, ज्यादा लोगों से या कम लोगों से? कम लोगों से कर पाऊंगा। कम लोगों से मैं बात करूंगा, इंटरेक्शन करूंगा, अच्छा रेपो बनेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। अगर वही टाइम में वेस्ट कर दूंगा बड़े लोगों में, तो इसका मतलब ये है ज्यादा लोगों में, तो फिर मैं उनसे प्रॉपर आईपीआर नहीं बना पाऊंगा। हो सकता है मुझे किसी का नाम भी याद ना हो, किसी की एज भूल जाऊं, तो बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो जब स्मॉल साइज होता है सैंपल का, तो बेटा एक बेटर आईपीआर बन जाता है, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ सैंपल। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जहां बेटा कुछ एडवांटेज हैं, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है बेटा? तो आपने कहा, हम पढ़ रहे थे कौन सा? एडवांटेज के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग बेटा डिसएडवांटेज। हेडिंग इज डिसएडवांटेजेस। नुकसान देखते हैं क्या क्या नुकसान है बेटा किसके? सैंपलिंग। चांसेस ऑफ बायस, ये बात आप कंफर्म मान के चलिए। चांसेस ऑफ बायस, कुछ भी हो जाए, ह्यूमन एरर है, प्रकृति का नियम है, इंसान बायस हो ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश करो कि मैं पूरा पक्षपात नहीं करूंगा, मैं बायस नहीं रहूंगा, पर फिर भी कोई ना कोई आपका फेवरेट होता है, और उस फेवरेट को हम फेवर करते हैं। और जब फेवर करते हैं बेटा, वो बायस हो जाता है। सपोज करो कि आप सैंपलिंग करने बैठे हो, सैंपलिंग करने बैठे हो, और आपने कहा कि ये माँ जो है वो फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि इसका बच्चा 5.5 साल का है, पर आपको लग रहा है माँ दिखने में ठीक है, इस माँ को ले लेते हैं, सैंपलिंग कर लेते हैं, और अपना क्या टाइम भी लगा रहेगा और मनोरंजन भी होता रहेगा। अलग अलग टाइप की सोच होती है लोगों की। तो अगर वो ऐसे करते हैं,
अगर वो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से बायस हो जाते हैं, यानी कुछ लोग कुछ सैंपल अपनी मर्जी से ऐड कर लेते हैं, तो बेटा ये फिर एरर देता है। और यानी चांस ऑफ बायस आप कितना भी कोशिश करो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। कम कर सकते हो, जीरो नहीं हो सकती। मशीन पक्षपात नहीं करती। इंसान में दिल होता है, दिमाग होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी में किसी न किसी को फेवरेट मानता है, और जब उसे फेवरेट मानता है तो उसके लिए चाहे 1% ही सही ज्यादा एफर्ट लगाता है, और जहां वो ज्यादा एफर्ट लगाता है वहीं वो बायस हो जाता है। तो चांसेस ऑफ बायस हमेशा बने रहते हैं सैंपलिंग के टाइम, ये खतरा हमेशा रहता है। तो आपने कहा ठीक है सर। डिफिकल्टी इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई, कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई नहीं मिल पाती, मुझे ऐसी पॉपुलेशन नहीं मिल पाती जिसमें मेरे कैरेक्टरिस्टिक हो, जो मैं चाहता हूं वैसी पॉपुलेशन मुझे कई बार नहीं मिलती। जब पॉपुलेशन नहीं मिल रही है तो फिर बेटा सैंपल कहां से मिलेगा, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने कहा डिफिकल्टी इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई, रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई को गेट करने में कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं चाहकर भी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाता है साइज। मैं देख रहा हूं बहुत सी पॉपुलेशन पर मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिल रहे जो मेरी पॉपुलेशन बनने के लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, आपने कहा okay। अब सैंपलिंग मैंने अभी बोला था, हर आदमी सैंपलिंग नहीं कर सकता। सैंपल करने के लिए, सैंपलिंग करने के लिए नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज, आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कई बार आप अपनी सैंपलिंग खुद नहीं कर पाते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, क्योंकि ये कमी है सैंपलिंग की। हर व्यक्ति को सैंपलिंग करना नहीं आता। क्लियर है? ओके। चेंज इन यूनिट, मतलब चेंज इन यूनिट क्या होता है? सपोज करो आपने जिस लोगों पर प्री टेस्ट किया था और आपने उनको 7 दिन बाद बुलाया था पोस्ट टेस्ट के लिए, वो लोग नहीं पहुंचे, या उनमें से 5 लोग नहीं आए। अरे 5 नहीं आए, एक भी नहीं आएगा तो भी सैंपलिंग खराब हो जाएगा। और ये बहुत इजीली है कि चेंज हो जाते हैं यूनिट्स, जो आपने भेजे थे वो प्रॉपर लौट कर नहीं आते। तो फिर ऐसी कंडीशन में मेरी सैंपलिंग प्रॉपर आइडियल नहीं होती है। तो आप इसे रोक भी नहीं सकते हो, ना आप किसी को फोर्स कर सकते हो कि भाई तुझे आना ही पड़ेगा। उसकी मर्जी है, वो आए ना आए। मैं बता चुका हूं आपको कि सैंपल जब चाहे तब आपकी रिसर्च को छोड़ सकता है, सब्जेक्ट जब चाहे तब आपकी रिसर्च को छोड़ सकता है। वो कोई कंपलसरी बाउंड नहीं है आपकी रिसर्च करने के लिए, वो तो अपनी इच्छा से आपकी रिसर्च में ऐड हुआ है। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपलिंग, कि आप चाहकर भी सैंपलिंग नहीं कर पाते। ऐसा हो जाता है? हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। एग्जांपल, सपोज करो आप जो क्राइटेरिया चाहते हो, आप जो क्राइटेरिया चाहते हो इन पॉपुलेशन, वो मिल नहीं रहे हैं, या बहुत कम लोगों में मिले हैं। क्लियर है? तो बहुत कम लोगों में मिले हैं, इसका मतलब है कि अगर आपको पॉपुलेशन ही सपोज करो 100 मिल रही है, आपको पॉपुलेशन का साइज ही 100 मिला है, तो अब बेटा इसमें से आप, मैं कहूं 100 सैंपल छांटने हैं, तो फिर बेटा छांटना क्या है? फिर तो सारी की सारी पॉपुलेशन ही आपका सैंपल है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम है और इतना ही मुझे सैंपल साइज चाहिए, तो फिर आप करोगी भी क्या? सैंपलिंग हो ही नहीं सकती इसमें। तो इसमें सैंपलिंग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना सैंपल साइज है उससे ज्यादा तो मेरे, जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो मुझे सैंपल साइज चाहिए। तो मैं इसमें सैंपलिंग कैसे करूंगा? सैंपलिंग होती है लोगों में से लोगों को छांटना। जब लोग ही कम है तो आप क्या छांटोगे उनमें से? आप कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये वही कहावत है बेटा। जब तुम्हारे पास पॉपुलेशन ही नहीं है तो फिर आप सैंपलिंग कैसे करोगे? तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिनमें सैंपलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, कि उन्हें किया ही नहीं जा सकता। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द विच वन बच्चे सैंपलिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? गुड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। बेटा मैं टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूं कि सैंपलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, या कहो सैंपलिंग। ये सैंपलिंग कितने टाइप की होती है? तो बेटा सैंपलिंग मेनली 2 टाइप की होती है। आपने कहा कौन कौन सी सर? एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर है? आपने कहा ओके। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब है बेटा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को कहते हैं कि आप पूरे ग्रुप के पास इक्वल चांस होता है सैंपल बनने का, तो आप इसे रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है, और बेटा नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब मैं वन बाई वन करके बता देता हूं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बेटा हेडिंग लिखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में व्हेन ए सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, जब आप सैंपल का सिलेक्शन कैसे करते हो, रैंडमली, कोई भी आ जाए सबको बराबर मौका है क्या बनने का, आपका सैंपल बनने का, आपके सैंपल में ऐड होने का। तो व्हेन द सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो सैंपल when sample is selected randomly from population, जब आप सैंपल का सिलेक्शन रैंडमली कर रहे हो तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी सैंपल। इसका मतलब है ईच पर्सन, ईच सब्जेक्ट हैव द इक्वल चांस ऑफ टू बिकम योर सैंपल। हर सब्जेक्ट के पास आपका सैंपल बनने का इक्वल मौका होना चाहिए, इक्वल चांस होना चाहिए। तो आपने कहा इसे लिख दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच सब्जेक्ट हैज ईच सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, बराबर चांस होना, इक्वल चांस टू बी इंक्लूड इन योर रिसर्च। आपकी रिसर्च में शामिल होने के लिए सबके पास इक्वल चांस होना जरूरी है, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर बेटा? आपने कहा ये बेटर होती है नॉन प्रोबेबिलिटी से। आपने कहा क्यों? क्योंकि ये मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग होती है कंपेयर देन टू प्रोबेबिलिटी। तो आपने कहा ओके, तो आप इस लाइन को लिख लीजिए, बेटर देन नॉन प्रोबेबिलिटी, बेटर देन नॉन प्रोबेबिलिटी। क्यों? बिकॉज मोर रिप्रेजेंटेटिव होती है, मोर रिप्रेजेंटेटिव होती है। कौन सी? आंसर है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है, इसलिए बेटर होती है कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी से। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप था बेटा फर्स्ट, इसके भी सब टाइप होते हैं। तो बेटा इसके सब टाइप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट है बेटा इसका सब टाइप, हेडिंग ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कौन सा बेटा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो बेटा सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एक्चुअल में इसको लॉटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप चाहो तो एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट में, लॉटरी सिस्टम क्या होता है देखते हैं। ले बेटा सुनो, द रिसर्चर हैज ए लिस्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जो भी एंटायर पॉपुलेशन है उसकी लिस्ट मेरे पास है, और मैंने उनका क्या बना दिया, चिट बना दिया। हर व्यक्ति के नाम से क्या बना दिया, चिट बना दिया। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। द रिसर्चर हैज ए लिस्ट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एंड मेक द रैंडमली सेलेक्ट यूनिट फ्रॉम द लिस्ट इंक्लूड द सैंपल। आपने कहना क्या चाहते हैं? सपोज करो मेरे पास पॉपुलेशन में है 1000 लोग। पॉपुलेशन कितनी है? 1000। तो मैंने बड़ा 1000 की चिट बना दी और मैंने एक बकेट में डाल दी। 1000 लोगों की मैंने चिट बना दी और मैंने किसमें डाल दिया, बकेट में डाल दिया। तो आपने कहा ठीक है सर, उसके बाद मुझे उसमें से चाहिए 50 सैंपल। कितने चाहिए? 50 सैंपल साइज। आउट ऑफ 1000 मुझे कितने चाहिए? 50 चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा चिट को? देखो, मैं एक चिट निकालूंगा, उसका नाम देखूंगा और उसको अपने सैंपल में लिख लूंगा। ठीक है बेटा? वापस से इस चिट को फोल्ड करूंगा और वापस से उसी बकेट में डाल दूंगा। आपने कहा सर वापस क्यों डाल दिया, आप हटा दो ना, ये तो ऐड कर लिया। नहीं बेटा, मैं हटाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी प्रोबेबिलिटी? 1000 में से एक चुना था आपने अभी, इसको निकाल दूंगा तो अगला चुनूंगा 999 में से एक। 1000 में से एक, 999 में से एक, प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा हो गई? इधर। और मैं चाहता हूं सबको समान मौका मिले, तो मैंने 1000 में से इसको निकाला, नाम पड़ा, वापस इसे फोल्ड करके उसी बकेट में डालना है। जब भी स्लिप निकालूंगा 1000 में से ही निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस टू सिलेक्शन इन योर सैंपल। इसे कहते हैं बेटा क्या? सिंपल रैंडम सैंपल। आपने कहा लॉटरी सिस्टम समझ में आया जो मैंने बताया? बिल्कुल। एक बात मैं और बता दूं, अभी आपने एक वर्ड बोला कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये बात सच है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है, पर गारंटी नहीं होती है कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव होगी, पर इस बात की गारंटी है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव होगी देन नॉन प्रोबेबिलिटी।
इसकी ज्यादा चांस है कि बेटा नॉन प्रोबेबिलिटी से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी। ये बात भी आप समझ रहे हो। तो बेटा लॉटरी सिस्टम या सिंपल रैंडम आपको समझ में आया कैसे करते हैं? वापस बता देता हूँ। लोगों की चिट बना लेते हैं, एक बकेट में डाल देते हैं, एक एक करके नाम उठाते हैं और चिट को वापस से फोल्ड करके उसी बकेट में डालते रहते हैं जब तक कि 50 चिट नहीं आ जाती। आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर अगर वापस उसी का नाम आ गया तो? वापस उसका नाम आया तो नहीं लिखूंगा दोबारा, एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा उठा लूंगा। अरे 50 की जगह 60 बार उठाना पड़ जाएगा और नाम तो 50 लिखने हैं मेरे को। मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा एक ही नाम बेटा, एक व्यक्ति एक बार सैंपल बनता है। क्या समझ में आया आपको? आपने कहा ठीक है, दैट इज द विच वन इज द, कौन सा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है? इसके बाद बेटा सेकंड है कौन सा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? स्ट्रेटा जानते हो बेटा? स्ट्रेटा मतलब है कि ग्रुप, स्ट्रेटा मतलब स्तर। सिंपल भाषा में बात करूं, स्ट्रा मतलब मैंने ग्रुप बना दिया। आपने कहा क्या बनाया सर आपने? divide the whole heterogeneous population into the homogeneous group, divide the population into homogeneous group। आपने कहा ठीक है, और researcher randomly select a certain number of subject from the each subgroup। इस the stratification may be based on the age के बेस पर हो सकता है, जेंडर के बेस पर हो सकता है, कास्ट के बेस पर हो सकता है। घबराओ मत, मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल। एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आपने कहा ठीक है, अब बताओ क्या एग्जांपल है। सबसे पहले बताओ आपने इसके अंदर किया है। सबसे पहले वर्ड बेटा आता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। तो मैंने स्ट्रेटिफाइड, मैंने ग्रुप बना दिए रैंडमली सर। कैसे किए हैं वो देखो। डिवाइड हेट्रोजीनस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनस ग्रुप। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन समझ में आई आपको? स्ट्रेटिफाइड समझ में आ जाएगा। आपने कहा बताना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है? जिसमें अलग अलग कैटेगरी की चीज। सपोज करो मुझे कुछ पूछना है संविधान के बारे में। आई वॉन्ट टू चेक द नॉलेज रिगार्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान के बारे में जानना चाहता हूँ लोगों से। तो सारे लोग संविधान के बारे में जानते हैं। आपने कहा किससे सुनना है? मुझे मेरी क्लास में सुनना है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं, और मैं उस क्लास में संविधान के बारे में जानना चाह रहा हूँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग कास्ट के बारे में। तो आपने कहा ठीक है, उस क्लास में 200 लोग में बेटा एसटी वाले बैठे हैं, एससी वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी हैं, जनरल वाले भी हैं, हर कैटेगरी का लोग बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा है? उस क्लासरूम के अंदर। तो अभी जो क्लासरूम बेटा वो हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। आपने कहा सर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ कि हेट्रोजीनस है, और इसको मैं अगर चाहता हूं कि मैं हर कास्ट के व्यक्ति से पूछ सकूं कि संविधान क्या है, देन आई विल डिवाइड दिस हेट्रोजीनस इनटू होमोजीनस। तो मैंने कहा बेटा एसटी वाले इधर आ जाओ, एससी वाले इधर बैठ जाइए, ओबीसी वाले इधर और जनरल वाले इधर। मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 लाइन बना दिया, क्योंकि मैं चाहता था हर कैटेगरी के लोगों को बोलने का मौका मिले कि संविधान क्या होता है। 200 लोगों से मैं बात कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने ग्रुप बना दिए। अगर सपोज करो मैं संविधान के बारे में पूछता और मैं 5 लोगों से खड़ा करके पूछता, तो 5 लोग जनरल के निकल आते, दिक्कत हो जाती। या 5 एसटी के आते, बाकी हमको मौका क्यों नहीं मिला? समझ में आ रहा है ना? तो मैं चाहता हूं हर कैटेगरी के लोग को मौका मिले। तो मैंने क्या, उस हेट्रोजीनस को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? होमोजीनस ग्रुप में, यानी एक जैसे ग्रुपों में। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा क्या बता रहे हो? तो बेटा 200 स्टूडेंट थे, और 200 स्टूडेंट बेटा कैसे थे? हेट्रोजीनस। कैसे थे? हेट्रोजीनस। इसमें बेटा मैंने क्या बना दिया? कैटेगरी। मैंने किसमें डिवाइड कर दिया? कैटेगरी। तो डिवाइड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। मैंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर दिया। तो बेटा अब ये 200 में से, आउट ऑफ 200 में से बेटा ये क्या बन गए? ये बन गए जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले, एससी कैटेगरी वाले और एसटी कैटेगरी वाले। ये 4 कैटेगरी बन चुकी है हमारे बच्चों की। ठीक है बेटा? अब मैं इनमें से लूंगा रैंडम सैंपलिंग। मैं लूंगा रैंडम ही। ऐसे आपको सर आप तो पक्षपात कर रहे हो। पक्षपात नहीं कर रहा बेटा, मैं बायस नहीं कर रहा हूं। मौका सबको मिलेगा, बट हर कैटेगरी में से मिलेगा। अब सपोज करो कि सर इसमें से सपोज करो 50 50 50 और 50 बेटा, ऐसे करके 200 स्टूडेंट बढ़ गए। 50 जनरल स्टूडेंट, 50 ओबीसी स्टूडेंट, 50 एससी और 50 एसटी। समझ पा रहे हो एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूं? बेटा इसमें से मैं क्या लूंगा? मुझे लेने कितने? आई हैव टू टेक ओनली सैंपल। बेटा मुझे सैंपल कितना लेना है? मुझे सैंपल लेना है 20। ओके, तो आपको रैंडम लेना पड़ेगा। रैंडम लूंगा मैं कितने? 5 कहां से? जनरल से। इसमें से भी बेटा मैं क्या लूंगा? रैंडम।
आपने कहा कितने? 5, इसमें से भी रैंडम 5, इसमें से भी रैंडम 5, तो बेटा टोटल मैंने ले लिए 20। मैंने रैंडम भी कर दिया और मैंने पूरी पॉपुलेशन को शामिल भी कर लिया। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा? ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, बहुत इजी बना देता है एग्जाम्पल रिसर्च को। याद रखना, रिसर्च एंड साइकिट्रिक इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बेटा, जो एग्जाम्पल नहीं बैठेगा तो फिर ये समझ में भी नहीं आता। क्लियर है? आपने कहा ओके सर। अब बताओ थर्ड वन कौन सी है बेटा? थर्ड है पॉपुलेशन, थर्ड है सैंपलिंग का कौन सा? प्रोबेबिलिटी का थर्ड टाइप होता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग को बेटा एक नाम और कहते हैं, इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो मल्टी स्टेज क्लस्टर ये बिल्कुल उल्टा है किसका बेटा? ये बिल्कुल उल्टा है स्ट्रेटा का। स्ट्रेटा में मैंने क्या किया था? स्ट्रेटा में मैंने डिवाइड किया था, क्लस्टर में मैं जोड़ूंगा। आपने कहा जोड़ना चाहते हो? मैंने कहा आप एक साथ कैसे जोड़ोगे वो समझ में आता है तो फिर समझ। इट इज यूज इन केस वेयर द पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर स्कैटर्ड ओवर द वाइड एरिया। ये तब काम में ली जाती है जब मेरी पॉपुलेशन बिखरी पड़ी हो, बहुत दूर दूर एरिया में फैली पड़ी। आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा क्या बोला है? उस वर्ड को दोबारा बोलना। इट इज यूज्ड इन केस, इट इज यूज्ड इन केस वेयर द पॉपुलेशन एलिमेंट आर स्कैटर्ड, फैले पड़े। पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर scattered, population elements are scattered over a wide area, over a wide area। जब बहुत ज्यादा जगह में फैले पड़े हों तब इस प्रकार की सैंपलिंग को काम में लिया जाता है। इसे क्लस्टर सैंपलिंग या मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहा जाता है। आपने कहा एग्जांपल दीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल दीजिए बेटा। क्या एग्जांपल? सुनो, मुझे एक स्टडी मिली है, मुझे क्या स्टडी मिली है? टू फाइंड आउट मोस्ट कॉमन कैंसर इन राजस्थान। मुझे ऐसी स्टडी मिली जिसमें मुझे यह पता लगाना कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है राजस्थान के। राजस्थान की पॉपुलेशन में कौन सा कैंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है? तो अब मुझे बताइए, राजस्थान कोई छोटा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। इसका मतलब ये तो वही बात हो गई मैंने जो बताया था, स्केटर्ड ओवर ए वाइड एरिया। बिल्कुल मेरे पॉपुलेशन फैली पड़ी है। कुछ कुछ कैंसर के पेशेंट नागौर में है, कुछ जालौर में, कुछ सीकर में, कुछ सिरोही में, कुछ धौलपुर में, कुछ भरतपुर में, कुछ बीकानेर में, कुछ उदयपुर में। बहुत अलग अलग फैले पड़े हैं। हर हर डिस्ट्रिक्ट में है कैंसर, हर गांव में कैंसर है। अब देखा जाए तो हर दूसरे घर में कैंसर है। तो आपने कहा सर ये तो समस्या हो गई और ये मेरे को लिमिटेड टाइम में बताना है, तो मैं अब करूं क्या? मैं क्या करूंगा? मैं क्लस्टरिंग करूंगा। कैसे करूं क्लस्टरिंग? वो देखो, मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि ओके, कैंसर ऐसी डिजीज है जिसका घर पर इलाज तो हो नहीं सकता है कि आप डॉक्टर से दवाई लिखवा के ले आओ, सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर है तो डेफिनेटली द पेशेंट एटलीस्ट वन टाइम हैव टू गो टू हॉस्पिटल। एक बार तो कभी ना कभी किसी न किसी हॉस्पिटल में गया होगा और कैंसर का इलाज कराने वहीं जाएगा जहां कैंसर का इलाज होता है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? रिकॉग्नाइज कैंसर हॉस्पिटल इन राजस्थान। बेटा मैंने राजस्थान में जितने कैंसर हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट बना ली। मैंने कहा सर 10 हॉस्पिटल हैं, महावीर कैंसर है, एसएमएस है, दुर्लभ जी है, बीकानेर में है, उदयपुर में, ऐसे मिला के 10 टोटल हॉस्पिटल है। आपने कहा ओके, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 10 हॉस्पिटल है। यानी वो व्यक्ति कभी ना कभी इन हॉस्पिटल में से किसी एक में तो आया होगा, कन्फर्म में आया होगा। तो मैं इन 10 हॉस्पिटल में गया और मैंने इनका आईपीडी एंड ओपीडी रिकॉर्ड देखा। क्या देखा? आईपीडी एंड ओपीडी रिकॉर्ड। और मैंने हर हॉस्पिटल में देखा कि कौन से पेशेंट ज्यादा आते हैं। ओरल कैंसर के कितने हैं, मैं लिस्ट बना के लाता हूं हर हॉस्पिटल से। मैं लिस्ट बना के लाता हूं, ब्रेस्ट कैंसर के इतने हैं, कैंसर ओरल कैंसर के इतने हैं, सर्वाइकल इतने हैं, लंग कैंसर इतने हैं, बोन कैंसर इतने हैं। मैं हर हॉस्पिटल में जाता हूं और वहां से लिस्ट बना के लाता हूं। तो आपने कहा इसके बाद आप क्या कर रहे हो? मेक लिस्ट ऑफ कैंसर पेशेंट फ्रॉम ईच हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल से मैं लिस्ट बना के लाता हूं।
और जब 10 हॉस्पिटल से लिस्ट में ले आया, आफ्टर कलेक्टिंग लिस्ट फ्रॉम ऑल 10 हॉस्पिटल, अब ये मेरे लिए बहुत आसान है बताना उस सारी लिस्टों को देख के कि सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं। तो बेटा मैंने क्लस्टर बनाया, मैंने ऐसे क्लस्टर हॉस्पिटल, मैंने कहा कि सारी पॉपुलेशन इधर आती है, सारी पॉपुलेशन राजस्थान की यहां आती है, यानी मैंने क्लस्टर बना दिया कि यहां मिलते हैं सैंपल। समझ में आ रहा है बच्चे? तो दैट इज द सैंपलिंग नॉन एज क्लस्टरिंग सैंपलिंग से कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा फोर्थ नंबर पे है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कौन सा बेटा? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। आपने कहा ठीक है सर, ये से कैसे निकालते हैं? इट इज द सिलेक्शन ऑफ एवरी केथ नंबर फ्रॉम द लिस्ट। बहुत आसान है। तो आपने कहा बताओ इसके बारे में, ये सबसे आसान है। इट इज सिलेक्शन ऑफ एवरी केथ नंबर या केथ केस फ्रॉम, कहां से बच्चे? लिस्ट, फ्रॉम पॉपुलेशन। आपने कहा समझ में नहीं आया, केथ क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है, घबराओ मत। आपने कहा एक एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास पॉपुलेशन साइज है बेटा, पॉपुलेशन साइज है 500 और मुझे सैंपल साइज चाहिए 50। मुझे सैंपल चाहिए 50 और मेरे पास पॉपुलेशन बेटा कितना है? मेरे पास पॉपुलेशन है 500 का। मैंने कहा 500 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे जिसको जहां खड़ा होना है वैसे, कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई हाइट वाइज नहीं, कोई एज वाइज नहीं, जहां जिसको जगह मिले खड़े हो जाओ। ऑल 500 पर्सन इन वन लाइन। तो आपने कहा ऑल 500 इंडिविजुअल इन ए लाइन, एक लाइन में खड़े कर दिए मैंने। ठीक है बेटा। अब मुझे चाहिए कितने? मेरे को चाहिए 50। कितनी चाहिए बेटा? 50। टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 500। मुझे चाहिए 50। तो बेटा कितना आया? 10। दैट इज 10th केथ। आपने कहा ओके, मतलब अब जो लाइन आपने ली है उस लाइन में से हर 10वें इंसान को आप सैंपल बना लीजिए। पहला, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, यानी हर 10वें बच्चे को, हर 10वें इंडिविजुअल को अलग कर लीजिए और वो आपका क्या बन जाएगा? सैंपल। आपने पक्षपात भी नहीं किया और सबको मौका मिल गया, जिसको बनना था बन गया सैंपल। तो आपने कहा एवरी 10th पर्सन ऑफ दिस लाइन, उस लाइन में से एवरी 10th पर्सन ऑफ दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन माय सैंपल। हर 10वां बच्चा, हर 10वां इंसान मेरे सैंपल में ऐड होगा और इस प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक को सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहा जाता है। याद रखना हमेशा। प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी बेटा मैंने आपको 4 पढ़ाए, सिंपल रैंडम पढ़ाया है, क्लस्टर पढ़ाया है, स्ट्रेटिफाइड बताया है और सिस्टमैटिक बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। बाकी का पोर्शन हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर।